Good morning, students. Here, Dr. Ashal Sharma, Associate Professor in Zoology, Rajrishi College, Alwar. लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात की थी नेचर ऑफ फूड स्टफ पार्ट फर्स्ट। आज हम बात करेंगे आपसे नेचर ऑफ फूड स्टफ पार्ट सेकंड। पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के संदर्भ में बात की थी। आज हम विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर की बात करेंगे। इनकी डिटेल, विटामिन की डिटेल हम अलग से बात करेंगे, पूरा लेक्चर उसमें बात आएंगे। विटामिन और मिनरल जो होते हैं सूक्ष्म अवयव होते हैं जो शरीर के द्वारा आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो है विटामिन और मिनरल्स ये बनते नहीं हैं, जिन्हें हम केवल भोजन के द्वारा, सब्जियों के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। विटामिन्स ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी अल्प मात्रा शरीर की सामान्य वृद्धि और दैहिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। इनकी कमी से उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं और शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ विटामिन्स के अलावा इनका निर्माण शरीर में संभव नहीं होता है, इसलिए भोजन के द्वारा इनकी आपूर्ति की जाती है। यदि भोजन में इनकी टोटली एब्सेंस हो ये, तो इसको हम एविटामिनोसिस कहते हैं। विटामिन्स का आहारनाल में पाचन नहीं होता है, ये सीधे आंत्र की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इनके मुख्य स्रोत जो होते हैं वो फल और वेजिटेबल्स होते हैं। इनकी सोल्युबिलिटी के आधार पर या विलेयता के आधार पर विटामिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला फैट सोल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन्स में यहाँ आप देखते हैं कि ए, डी, ई के ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं और इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये फैट में डिजोल्व होकर बॉडी में एक्युमुलेट किए जाएं। दूसरे वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये शरीर में अवशोषित होने से पहले पानी में घुलें और फिर शरीर में ये अवशोषित हों। यदि शरीर में इनका उपयोग नहीं होता है वाटर सोल्युबल विटामिन्स का, तो ये थ्रू यूरिन के बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स के जो है सोर्स हैं, फूड सोर्स। हम जानते हैं कि सारे के सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन ए, इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, सभी के विटामिन के बारे में एक एक लाइन की। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और सामान्यतया ये कैरोटीन के समान होती है इनकी संरचना और इनका संश्लेषण कैरोटीन के द्वारा होता है। एक बीटा कैरोटीन के अणु से विटामिन ए के दो अणु बनते हैं, इसलिए कैरोटीन को प्रोविटामिन ए कहा जाता है। विटामिन ए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और मुख्यतया इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इनके मुख्य सोर्स जो हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त हो सकता है वो जिसे कहते हैं पीले फल, पपीता है, सब्जियां हैं, उनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इसमें विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन कहलाता है, विटामिन बी3 नियासिन, बी6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन बी9 इसको फोलिक एसिड और विटामिन बी12
ये साइनेकोबालामिन विटामिन कहलाता है। ये सारे विटामिन्स जो हैं ये फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। हरी सब्जियां, फल, ईस्ट, मांस, मछली, इन सब से ये सामान्यतः दूध। विटामिन सी वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये सामान्यतः सिट्रस कुल के फल जो होते हैं, खट्टे फल जिन्हें हम कहते हैं, आंवला है, नींबू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, इनसे ये प्राप्त होता है। इसकी कमी से जो है मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन डी एक स्टेरॉइड है जो फैट सोल्युबल होता है और इसका निर्माण बॉडी के अंदर होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से अर्गेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल नामक स्टेरॉइड पदार्थ सक्रिय होकर विटामिन डी में बदल जाते हैं और ये विटामिन डी रुधिर में संचरित होता है। इसे भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कहते हैं ये हार्मोन की तरह काम करता है जो अस्थि निर्माण के प्रेरक का कार्य भी करता है। इसकी कमी से रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ई टोकोफेरल या एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन कहलाता है। विटामिन के एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। तो ये विटामिन्स की बात है और इनके बारे में सेपरेट एक लेक्चर होगा, उसमें हम इनकी डिटेल बात करेंगे। फूड स्टफ के लिए इतना पर्याप्त होता है। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमें सॉइल और वाटर से प्राप्त होते हैं। सामान्यतया प्लांट पार्ट जो होते हैं जो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं तो, और मिनरल्स जो हैं हम पानी से भी प्राप्त करते हैं। मुख्यतया कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड ये मुख्य घटक होते हैं या मुख्य मिनरल होते हैं तथा कुछ ट्रेस मिनरल भी होते हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, आयोडीन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, ये सब जो है ट्रेस मिनरल्स होते हैं। अंतिम फूड फैक्टर दैट इज नोन एज वाटर, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है और इसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट इसलिए कहा जाता है कि सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी के अंदर उनके लिए माध्यम उपलब्ध करवाने का काम जल ही करता है। और कोशिकाओं के बीच में, ऊतकों के बीच में अगर संचार का माध्यम उपलब्ध करवाने की बात करते हैं तो थ्रू वाटर, यदि सेल वाटर होता है, इसलिए समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए यह उत्तम माध्यम होता है और रासायनिक क्रियाओं के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस भी ये उपलब्ध करवाता है। तो सजीव के शरीर में या भीतरी वातावरण को बनाए रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल पोषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम पाचन की बात करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। थैंक यू।